दोस्तों, मेरा नाम अभय है और आज मैं आप लोगों से कासगंज का जो मसला है, जो कस्टोडियल किलिंग है, उस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि कासगंज में अल्ताफ़ नाम का एक लड़का था, जिसे पुलिस इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके थाने ले गई कि उसने एक गैर मुस्लिम लड़की के किडनैपिंग में कुछ रोल अदा किया है, उसका हाथ है। लेकिन सबसे अफ़सोस की बात यह है कि अगले रोज़ उनके घर वालों को जब यह ख़बर दी जाती है कि उसका बेटा यानी अल्ताफ़ जो है वो अस्पताल में है, और जब अस्पताल में उसके घर वाले पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस वाले जब प्रेस के सामने आते हैं तो ये कहते हैं कि अल्ताफ़ थाने के अंदर में एक बाथरूम था, उसमें वो गया और वहाँ पे जो नल लगा हुआ था उससे उसने अपने आप को ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। और मारने के लिए उसके पास क्या थे, जो उसने जैकेट पहने हुए थे उसमें जो नाड़ा लगा हुआ था, जो फीता लगा हुआ था, उसी का उसने इस्तेमाल किया। उसने अपने गले में उसको बांधा और उसने नल से लटकने की कोशिश की। दोस्तों, बहुत सारे पत्रकार जो जाए वारदात पे जो घटना स्थल पे गए, जो पुलिस थाने का उन्होंने मुआयना किया, तो उन्होंने सच्ची खबर ये छापी कि जो बाथरूम है, जैसा कि किसी भी बाथरूम में होता है, जो नल होता है 1.5 फीट या 2 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। नहाने वाले जो शावर होते हैं वो 5 फीट या 6 फीट हो सकते हैं, लेकिन जो बाथरूम जिससे आप पानी इस्तेमाल करके आप शौचालय में इस्तेमाल करते हो, वो कहीं भी 1.5 या 2 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। तो सवाल ये है कि 1.5 फीट और 2 फीट के जो नल है उसमें कोई 5 फीट का एक नौजवान इंसान कैसे उससे लटक सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाथरूम के अंदर में ना आपको रस्सी थी, तो फिर कैसे जैकेट के एक फीते से, एक नाड़े से कोई कैसे अपने आप को हैंग कर सकता है। तो ये जब बात पुलिस ने जब ये बात सामने रखी, तो जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, आम इंसान थे, जो इंसाफ पसंद लोग थे, उनको ये बात पूरी तरह से मालूम हो गया कि इसमें हकीकत क्या है और इसमें मतलब अफसाना क्या है। और इसी इश्यूज़ को लेके मैंने आज के रोज़ में इनकलाब में यानी 16 नवंबर 2021 को मैंने एक आर्टिकल लिखा, और इस आर्टिकल का मतलब उन्वान टाइटल है कि कासगंज सानेहा जब मुहाफिज ही कातिल बन जाएं, जब प्रोटेक्टर ही, जो सुरक्षा देने वाले जो लोग हैं, जब वही मर्डर करने लगें तो फिर देश में जमहूरियत का क्या होगा। फिर एक नीचे के सब हेडिंग में एक बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि आवाम इस बात से दुखी है कि पुलिस अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने में फिर नाकाम रही है और वह मुसलसल सियासी दबाव में काम कर रही है। तो मैंने इस मजमून में जो बातें लिखी है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ उसकी जो मुख्य जो पॉइंट्स है उसको भी अभी इस डिस्कशन में मैं शामिल कर दूँ। और उसके अलावा जो पुलिस से रिलेटेड जो मैंने पिछले कुछ सालों में जो स्टडी किया है, जो पढ़ाई की है, उसके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे रख दूँ। कुछ बातें तो मजमून में आ गई, क्योंकि उसका एक लिमिट होता है, 1200 या 1300 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, और कुछ बातें मैं यहाँ पर भी जोड़ दूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि आप देखिए कि मसला, मुद्दा या इशू क्या था। इशू ये था कि किसी परिवार ने पुलिस में जाके ये कोशिश की कि उसकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई, और उसको अगवा करने में ये जो अल्ताफ़ था, 21 साल अल्ताफ़ जो था, उसका हाथ था। तो पुलिस का क्या काम होना चाहिए? पुलिस का काम होना चाहिए कि वो रिपोर्ट को दर्ज करती और उसके बाद वो इंक्वायरी करती, और ज़रूरत पड़ती तो वो अल्ताफ़ को गिरफ्तार करती या उसे पूछताछ करती या उसको थाने में लेके जाती। अल्ताफ़ की गिरफ्तारी भी हुई, उसे थाने भी ले गया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि पुलिस पूछताछ करने के लिए उसे थाने में ले जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अभी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, अभी आपको अल्ताफ़ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, अभी उसके ऊपर चार्जशीट नहीं बनी, अभी पूरे केस को देखा नहीं गया, समझा नहीं गया। एक आरोप था और हो सकता है कि वह आरोप कुछ हद तक सही भी हो या पूरी तरह से सही नहीं भी हो, लेकिन
पुलिस की हिरासत में एकाएक 1 दिन या 2 दिन के अंदर में अल्ताफ को की जिस तरह से मौत जो है, जिस तरह से डाउटफुल और जिस तरह से मिस्टीरियस कंडीशंस में जिस तरह से होती है, और फिर पुलिस वाले लोग ये कहते हैं कि वो पानी के नल से लटक के मर गया और उसने अपने जैकेट के धागे से अपने गर्दन को बांध लिया। तो आपने भी बहुत सारे जासूसी और बहुत सारे थ्रिलर, आपने बहुत सारे ऐसे फिल्म देखे होंगे जिसमें एक्शन और क्राइम से रिलेटेड फिल्म आपने देखे होंगे, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी। पंखे से लटक के लोगों को मरते हुए आपने सुना होगा, देखा होगा। आपने पेड़ से लटक के लोगों को मरते हुए आपने सुना होगा या कहानियों में पढ़ा होगा। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे आज तक कोई ऐसी बात नहीं सुनने में मिली जहां पे नल जो है, जो टैब है 1.5 फीट के टैब में या 2 फीट के टैब में कोई 5 फीट का व्यक्ति जो है, 5 फीट का कोई नौजवान उससे लटक के मर जाए। रस्सी जब ना हो तो जैकेट के अपने फीते से उसके जो धागे हैं उससे वो रस्सी का काम ले ले। तो इससे आपको लग रहा है, और मुझे भी लग रहा है, हम सब लोगों को लग रहा है कि ये पूरी की पूरी जो घटना है वो इसमें कुछ क्या कहते हैं ना हिंदी में कि लीपा पोती करने की कोशिश की जा रही है। और जब उसकी मौत, अल्ताफ की जो हिरासती जो मौत है, इसकी बात जब सोशल मीडिया पे आई, जब मीडिया में आई और जब लोग हाय तौबा करने लगे, तो पुलिस को समझ में नहीं आया कि वो कैसे इसको डिफेंड करें। तो फिर किसी तरह का कुछ बयान देना ही था, क्योंकि ये इस कैसे 1 दिन के अंदर में किसी की मौत हो जाएगी, हट्टा कट्टा इंसान कैसे मर सकता है। तो उन्होंने कुछ एक कहानी बनाई और कहानी बनाने के बाद इस तरह की बातें की जिसको ना आपको उस पर एतबार है, ना मुझे एतबार है, ना हजारों लाखों लोगों को एतबार है। तो इस जो पुलिस ने जो कुछ किया बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरह से कस्टोडियल मतलब इसको मौत कहेंगे, किलिंग कहेंगे, ये जिस तरह की घटना अल्ताफ की हुई है, मुझे लगता है कि ये भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो पुलिस है, जो इंस्टीट्यूशन है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े करते हैं। और यहीं पे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और दोस्तों देखिए, आप सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि पुलिस जो है वो क्या है, पुलिस का काम क्या है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में पुलिस का काम जो है वो किसी राजनीतिक दबाव में काम करना नहीं होता है। सबसे पहली बात यह है, जो पुलिस को ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने पुलिस कि यूनिफॉर्म पहनने से पहले उन्होंने जो शपथ लिया है वो किसी झंडे को के प्रति अपनी वफादारी के लिए नहीं शपथ लिया है कि हाँ हम भगवा झंडा के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे। उन्होंने भारत के आईन, उसके संविधान में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है, उसकी उन्होंने मतलब कसम ली है कि हम संविधान और देश के कानून के मुताबिक हम अपनी ड्यूटी करेंगे। अब भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि नागरिकों को, शहरी को, आपको उनको जीने का अधिकार है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको फ्रीडम है, उनको बराबरी है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और देश का कानून ये भी कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध न हो जाए, जब तक आरोप साबित न हो जाए, तब तक वो व्यक्ति जो है उसको निर्दोष यानी उसको बेकसूर माना जाएगा। यहाँ क्या हुआ कि अल्ताफ जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से आता है, उसको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, आपने उनसे पूछताछ भी की, लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी नहीं हुई थी। इसलिए एज्यूम कर लेना, प्रिज्यूम कर लेना, ये मान लेना पहले में कि अल्ताफ जो है वो किसी एक खास समुदाय से आता है और अल्ताफ के समुदाय के लोग ज़्यादातर जो होते हैं क्रिमिनल होते हैं। इस तरह की सोच जो है ना वो एक साइंटिफिक सोच नहीं है, एक रैशनल सोच नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोच नहीं है, एक लीगल सोच नहीं है, एक फिरका वाराना जिसको कहते हैं सांप्रदायिक सोच है। और पुलिस जो है वो सांप्रदायिक सोच से नहीं काम करती है और ना उसको काम करना चाहिए, उसको भारत के संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। और ये बात पुलिस के अफसरान को समझने की ज़रूरत है कि उनकी जो सैलरी होती है वो कोई राजनीतिक दल अपने घर से उनको सैलरी नहीं देते हैं, बल्कि भारत की जो जनता है, भारत के जो आवाम है, वो अपने पैसे से, अपने टैक्स के पैसे से उनको सैलरी देते हैं। और लोकतंत्र में पुलिस का काम जो होना चाहिए वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए पुलिस का काम, लेकिन भारत में ऐसा देखा नहीं जा रहा है। खासकर
जो भी रियासत, जो भी राज्य जहाँ पे भगवा हुकूमतें हैं, वहाँ पे पुलिस को बहुत ही राजनीतिक तौर पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और पुलिस के भी जो बड़े अफसरान हैं वो अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने क्या कहें प्रमोशन के लिए, वो जो बड़े जो सियासतदान होते हैं, जो बड़े मंत्री होते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके इशारों पर नाचते हैं। तो जो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस के अफसरान को ये बात सोचनी चाहिए कि उनका काम भारत के संविधान के उसूलों के मुताबिक काम करना है, ना कि किसी सियासी पार्टी का उनको लठैत बन के उनके लिए काम करना है। तो ये कासगंज के मामले में हम देखते हैं कि पुलिस जो है बहुत हद तक राजनीतिक दबाव में काम करती हुई नजर आई। और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि जब से एक नई सरकार आई है, जो भगवा सरकार आई है, उस सरकार के दौरान हमने देखा है कि कस्टोडियल किलिंग के भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस सरकार में हमने ये भी देखा है कि यूएपीए और सेडिशन के भी चार्जेस आए दिन लगाए जाते हैं। और हद तो तब हो गई है कि क्रिकेट मैच के दौरान जब कुछ लोगों ने, पता नहीं कहाँ तक इस बात में सच्चाई है, अगर सच्चाई मान भी ली जाए तो कुछ लोगों ने पड़ोसी मुल्क के समर्थन में शायद कुछ नारेबाजी की या उनका समर्थन किया या ताली बजाई। उसके बाद जो देश, जो मतलब देश भारत है, उसका सबसे बड़ा जो राज्य है आबादी के एतबार से, वहाँ के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर जो हैं, वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी बैठे हुए हैं, वहाँ वो एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जो भी पड़ोसी मुल्क जो है उनको क्रिकेट में जो समर्थन करेगा उनके ऊपर वो यूएपीए लगाएंगे। अब आप जरा सोचिए कि यूएपीए का जो कानून है वो दहशतगर्दी में और देश के खिलाफ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके खिलाफ लगाने के लिए बना हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है कि उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिकेट के मैदान में जब क्रिकेट खेला जाता है तो खेल के स्पिरिट से कोई भी व्यक्ति एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी टीम को समर्थन कर सकता है, किसी भी खिलाड़ी के लिए वो तालियां बजा सकता है। और इसमें यूएपीए जो कि देश का सबसे सख्त कानून है, कहना कि हम इसको लगाएंगे क्योंकि आपने टीम ए के बदले टीम बी को सपोर्ट किया और खिलाड़ी क के जगह आपने खिलाड़ी ख का समर्थन किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉ का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि लॉ का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और पुलिस जो है, जो उसके बड़े अफसरान हैं, जो समझते हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के वो एजेंट नहीं है, उनके वो लठैत नहीं है, बल्कि उनको एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस इश्यूज़ पे बात करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में बेदारी फैलाने की ज़रूरत है कि ये मामला सिर्फ अल्ताफ़ या उनके घर वाले या मुस्लिम समुदाय का नहीं है, ये मामला हम सब लोगों का है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश में है, वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही घबराने वाली बात है। आपने ये भी देखा कि कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले कैसे मतलब नागरिकता कानून के विरोध करने के लिए जो लोग विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उसके ऊपर पुलिस ने कितनी लाठियां बरसाई, उनको जेल में ठूसा, उनके ऊपर कितने तरह के क्या कहेंगे जुर्माना उनके ऊपर आयद किया और एक टेरर का माहौल फैलाया। आप अभी देखिए धर्म परिवर्तन के नाम पे किस तरह से लोगों को मारा और पीटा जा रहा है, उनको जेल के अंदर में डाला जा रहा है। लव जिहाद के ऊपर में कैसे लोगों को मारा और पीटा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। आप देखिए कि आपको गाय के नाम पे और बीफ के नाम पे किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये सारी जो गुंडागर्दी है और जो ये सांप्रदायिक जो एजेंडे है उसमें पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस उसमें बहुत हद तक उसमें मुलविस होकर उसमें मिल के ये काम कर रही है। और इसलिए ये जो सिचुएशंस है इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही खतरनाक है और हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये देश की डेमोक्रेसी की बात है। मुसलमान बिल्कुल इसमें पिस रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर चोट हो रही है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर भी पुलिस का जोर और ज़बरदस्ती ज़्यादा है, उनकी ज़मीनों को लूटा जा रहा है। दलित महिलाओं के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, दलित के ऊपर हमले हो रहे हैं, पिछड़े के ऊपर हमले हो रहे हैं। और जो रियासत जो मार्जिन में है,
हमारे देश में जो रियासत है वहाँ पर भी आप देखें कि वहाँ पे किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए हम सब लोगों को मिल के अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और अल्ताफ़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक है। हम सब लोगों को अल्ताफ़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है उसको फॉर्म किया गया था, उसको इस्टेब्लिश किया था कॉलोनियल पीरियड में, लेट 19वीं सेंचुरी में। और उस वक़्त पुलिस का इस्तेमाल जो है कॉलोनियल स्टेट ने, जो कि अंग्रेज़ों ने जो थे, उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया। मगर आज़ाद मुल्क जब हुआ तो पुलिस को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। और इसमें सेकुलर पार्टियां और गैर सेकुलर पार्टियां दोनों जिम्मेदार हैं। बस मैं इतना फर्क यही करना चाहता हूं कि जो गैर सेकुलर पार्टियां हैं, जो हिंदुत्व की पार्टियां हैं, वो पुलिस का और डंडे का इस्तेमाल करने में सेकुलर पार्टियों से कई कदम आगे निकल जाती है। लेकिन एक संजीदा कोशिश करने की कि पुलिस का रिफॉर्म किया जाए, पुलिस को एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाए। पुलिस का काम हो कि इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस का काम है कि सबूतों को इकट्ठा करे, अदालत के सामने जो मुल्जिम है उनको पेश करे और अदालत तय करे कि उन्होंने किसी मुल्जिम ने वाकई जुर्म किया कि नहीं किया। और पुलिस का काम ये नहीं है कि अपने हाथों में डंडा ले लें, किसी की पिटाई करें, किसी की कस्टोडियल किलिंग करें, किसी का इनकाउंटर करें। क्योंकि कस्टोडियल किलिंग और इनकाउंटर की जगह जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे देश में लोगों को लिबर्टी का अधिकार दिया गया है, लोगों को आज़ादी दी गई है। और आपको पता है, कोई अगर दहशतगर्द भी, अगर कोई बम धमाके में भी कोई दहशतगर्द को पकड़ा जाता है तो हमारे देश का कानून क्या कहता है कि उनको वकील दो, उनको अपना पक्ष रखने के लिए पूरी आज़ादी दो, ताकि उनको भी एक मौका मिले अपनी बात को रखने के लिए। तो जब आप देखिए कि जो संगीन से संगीन जुर्म करने वाले व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का हक दिया जाता है, तो फिर कैसे पुलिस किसी का इनकाउंटर कर सकती है। एक बात मैं और यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि जब महात्मा गांधी का जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, उनको भी वकील दिया गया कि आप अपनी बात को साबित कीजिए कि आप कैसे निर्दोष हैं और आप अपनी बात को रखिए। फिर अदालत में दोनों पक्षों को सुना गया, उसके बाद से फैसला दिया गया। तो ये जो कंगारू कोर्ट का जो सिस्टम चल रहा है कि किसी को गोली मार दो, किसी को जस्टिस तुरंत दे दो, ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये सही चीज नहीं है। इसमें कुछ लोगों को मजा आ सकता है इस बात के लिए कि देखो इनका इस्तेमाल वो अपने विरोधियों पे कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है उनको, वो इंतकाम की आग में जल रहे हैं। तो ठीक है ना, जो विपक्षी हैं उनके ऊपर ये हमले हुए और पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया तो अच्छा हुआ। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि आज विपक्षियों के ऊपर गोली चली, आज उनका इनकाउंटर हुआ है, आज उनकी हिरासत में कस्टडी में किलिंग हुई है। लेकिन जब रूलिंग पार्टीज के लोग विपक्ष में आएंगे तो ये चीज उनके ऊपर भी दोहराई जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पुलिस में रिफॉर्म्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि पुलिस के अंदर में आप देखेंगे कि अभी भी डाइवर्सिटी नहीं है पुलिस के अंदर में। मैंने पुलिस के ऊपर काम किया तो मैंने पाया कि पुलिस के अंदर में पिछड़ी जातियों के लोगों का जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस देश में पिछड़ी जाति तकरीबन 40 से 50% है, लेकिन अगर आप पुलिस में जाकर देखेंगे तो 12 से 13% से ज़्यादा नहीं है। इस देश में मुसलमान की आबादी तकरीबन 13 से 14% है, लेकिन पुलिस में अगर आप जाकर देखेंगे तो 6 से 7% से ज़्यादा नहीं है। और इस देश में जो पुलिस का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो उसमें कुछ जातियों का ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कब्जा है। और जैसे जैसे आप टॉप पोजीशंस में जाएंगे, कुछ जातियां जो टॉप की जात मतलब जो जात हैं उनका कब्जा और भी बढ़ते चला जाता है। इसलिए डाइवर्सिटी होना, सारे कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि कानून चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति अगर वंचित तबके से नहीं आएगा तो कानून का सही उपयोग नहीं हो सकता है। पुलिस में हमें ज्यादा से ज्यादा दलित, ज्यादा से ज्यादा पिछड़े, ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा ईसाई, ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग, ज्यादा से ज्यादा औरतें होने की जरूरत है, ताकि जब वो अपनी ड्यूटी निभाने जाएं तो जिस समुदाय से आते हैं, जिस वंचित तबके से आते हैं, कम से कम उनके दर्द को वो समझें। वो जाके किसी के ऊपर इनकाउंटर करने से पहले अगर कोई व्यक्ति वंचित तबके से आएगा तो शायद उसको इस बात का एहसास होगा कि वंचित तबका कितना तड़पता है, वो कितना परेशानी उसको झेलनी पड़ती है, और शायद वो कानून के मुताबिक वो ज्यादा काम करे। ये इस बात की उम्मीद
करनी चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप पुलिस के डाटा को देखेंगे तो ये आपको ये बात पे जानकर हैरानी होगी कि जो वंचित तबका जो है, पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं वहाँ पे उनका अनुपात, वहाँ पे उसका प्रतिशत, वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी कम होती है। लेकिन जब कस्टोडियल किलिंग की बात आती है, जब उनकी अरेस्ट की बात आती है, जब अंडर ट्रायल की बात आती है, जब जेल की बात आती है, तो वहाँ पे वो अपनी आबादी से कहीं ज़्यादा होते हैं। एक बार फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि मुस्लिम, दलित, आदिवासी की संख्या जेलों में ज्यादा है, जबकि अगर टॉप पोस्ट पे जाएंगे, पुलिस में अगर आप जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, आप मीडिया में जाएंगे, आप कारोबार में जाएंगे, आप जुडिशियरी में जाएंगे, आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि उनकी आबादी कम है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अल्ताफ का जो मामला है वो अल्ताफ के घर वालों के ऊपर एक बिजली गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग इस बात को सुन के बहुत ही गमज़दा हैं, बहुत ही हम दुखी हैं, लेकिन हमें अल्ताफ की लड़ाई को, अल्ताफ के घर वालों की का जो दुख है उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना है। इसे हिंदू और मुसलमान के इश्यूज के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अल्ताफ की मौत भारत के एक शहरी की मौत हुई है, एक गरीब आदमी की मौत हुई है, और पुलिस ने और प्रशासन ने जो हिंदुत्व फोर्सेस है उनके दबाव में काम किया है, और पुलिस कभी भी दबाव में काम ना करे, इसके लिए हमें मुहिम चलानी होगी। हमको पुलिस महकमे के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा वंचित लोगों को वहाँ पे उनको नियुक्ति उनकी हो, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। और एक और बात याद रखनी होगी कि पुलिस के अंदर में सुधार करने की जरूरत है। पुलिस को सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और बाकी चीजों की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उनके दिलो दिमाग में जो सांप्रदायिक सोच डाल दी गई है कि जैसे ही वो किसी वंचित तबके के लोगों को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे ये तो क्रिमिनल ही होंगे, इस तरह की बात सही नहीं है। उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि इस देश में चोर, इस देश में डकैत, इस देश में बेईमान आदमी किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो सकता है। किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति के लोग बेईमान होंगे, ये बात साइंटिफिकली सही नहीं है। पुलिस को तथ्य के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में काम करना चाहिए, उसको किसी का लठैत नहीं बनना चाहिए। आइए हम कासगंज के इस मामले में हम सब लोग मिलकर आवाज उठाएं कि ये पुलिस की जो गुंडागर्दी है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राइट टू लाइफ है, जो जीने का अधिकार है, इसके लिए हम लड़ेंगे। हम जो फ्रीडम जो है इसके लिए हम लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, इसके ऊपर भी संजीदगी के साथ लिखने, पढ़ने और बोलने की जरूरत है। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस मामले को सीरियसली लेने की जरूरत है। दोस्तों, तो मैं अभी कासगंज के बारे में बात कर रहा था। आपको अगर ये बात पसंद आए तो इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। और आप मेरे YouTube चैनल पे और भी बहुत सारे जो डिस्कशन है, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जो वंचित तबके से हैं, जो कास्ट से हैं, आप उसको देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में मैंने त्रिपुरा पे भी 2 वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप और भी सारे सोशल जस्टिस से रिलेटेड वीडियो को भी यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कशंस को आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू भी उसके अंदर में हैं। और अगर आपको ये मेरी बात पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम इसी तरह से एक अच्छे भारत के लिए, एक डेमोक्रेटिक भारत के लिए, एक शोषण मुक्त भारत के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। और हम सब मिलके इकट्ठे जो भी ज़ोर ज़बरदस्ती की जो बात है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे, जो डंडे की बुनियाद पे, जो संविधान को के खिलाफ जाके काम करने की बात है, उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स भी हमें दीजिए, अपनी राय भी दीजिए। जो चीज़ आप अग्री करते हैं वो भी बताइए, जो डिसएग्री करते हैं वो भी बताइए। फिर हम जल्द ही किसी और मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू।